बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर दिया था और फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आप लोगों की होम असाइनमेंट में थे। क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल ऐसे ही था जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, मतलब ऐसा जिसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर हम लोग बात करें ना यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की 3 की, तो 2 में थोड़ा सा प्रॉब्लम आप लोगों को आ सकता था। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की डिस्कशन करते हैं। इसमें देखिए सिर्फ 2 कॉन्स्टेंट्स थे। कॉस्ट फंक्शन है। बेटा अगर कंडीशन नहीं भी दी तो ये अंडरस्टूड है कि आपने एक्स एंड वाई को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंसीडर करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आप लोगों ने रहना है क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स नेगेटिव नहीं हो सकते। अच्छा अब देखें, आप लोगों ने सिंपली इसके कॉन्स्टेंट्स उठाने थे 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, और इसके कॉन्स्टेंट्स हमारे पास आ रहे हैं 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 130 एंड 3x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ये हमारे पास दोनों कॉन्स्टेंट्स थे और इनसे रेलेवेंट जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो कॉस्ट है, और कॉस्ट की मिनिमाइजेशन की जाती है। प्रॉफिट के लिए मैक्सिमाइजेशन एंड कॉस्ट के लिए मिनिमाइजेशन। अब अगर आप लोग देखें तो यहां पर हमारे पास अगर x को मैं 0 पुट करूं तो y की वैल्यू मेरे पास आ रही है 130/3। ये डेसिमल में आ रही है तो आप लोग इसको एज इट इज रहने दें, 130/3। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप लोग देखें कि अगर मैं y को 0 पुट करता हूं तो x की वैल्यू मेरे पास आ रही है 65। आई होप कि ये पॉइंट सब बच्चों को समझ आ चुके होंगे। क्लियर है सब बच्चों को? नेक्स्ट कॉन्स्टेंट में सेम ऐसे ही आप लोगों ने सबसे पहले x को 0 पुट किया तो आपके पास y की वैल्यू आ जाती है 42, और अगर हम लोग y को 0 पुट करें तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 7। जैसे ही आप ये काम कर लें उसके बाद आप लोगों ने ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए देखिए कुछ इस तरह से हमारे पास ग्राफ बनेगा। अब अगर इनकी स्केलिंग की बात करें तो आपके पास x की जो मैक्सिमम वैल्यू जा रही है वो 70, और y की जो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास जा रही है वो 43.33, मतलब 45 समझ लें y की जो वैल्यूज हमारे पास चल रही हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें, मैं इसको 10 20 मतलब हर लाइन को 5 लेके चल रहा हूँ, 30 40, और यहाँ पर हमारे पास 45 आ जाए। ये बात क्लियर होगी सब बच्चों को? हर लाइन को 5 के डिस्टेंस से लेके चले। इसी तरह से आपने यहां पर भी ऐसे ही कर लेना था। एक्स एक्सिस पे मैक्सिमम हम लोगों ने कौन सी वैल्यू तक चलना है? ये आपके पास 5 10 20 30 40, यहाँ पर ये 50, और इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं हम लोग, 60, और ये आपके पास 70। मैक्सिमम 70 तक जाना था ना हम लोगों ने, तो ये 70 का पॉइंट। अब अगर इसके ग्राफ को हम लोग ड्रॉ करें तो इसका ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। फर्स्ट पॉइंट है एक्स एक्सिस 0 और y एक्सिस की वैल्यू 130/3 मींस दैट 43.33। तो वो पॉइंट आप लोगों के पास यहां पर आएगा अप्रोक्सीमेट, यहां पर आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू है 65/0, तो आपको 65/0 यहां पे मिल रही है। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? अब इसको थ्रू स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने जैसे ही ज्वाइन किया तो फर्स्ट कॉन्स्टेंट का ग्राफ आपके पास ये बनेगा। ये बात क्लियर है? अब अगर नेक्स्ट कॉन्स्टेंट की बात करें, इसके साथ फौरन लिख लें कि हमारे पास लाइन 1। अच्छा नेक्स्ट कॉन्स्टेंट की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट कॉन्स्टेंट में 0 एंड 42, तो बेटा 42 43 से नीचे है।
इधर आना था इसने। जो पहला पॉइंट था वो 43.33 था, जबकि सेकंड पॉइंट क्या है 42, तो इस लाइन से इसने नीचे आना है, लेकिन थोड़ा सा आपने डिस्टेंस रख लेना है। अब 40 से ऊपर लेकिन इस 43 से नीचे। अब यहां पर देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, तो वो पॉइंट आपके पास इधर बन रहा है। अब इन दोनों को आप लोगों ने थ्रू स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करना था। तो ये कुछ इस किस्म का आपके पास ग्राफ बन जाता है, और ये नीचे वाली लाइन आपके पास लाइन 2। अब चलना था आपने इसके सोल्यूशन की तरफ। देखिए भाई, इसमें परेशान होने वाली कौन सी कोई जरूरत नहीं है कि ग्राफ पता नहीं किस तरह से कैसा बन रहा है। अब यहां पर देखिए हमारे पास जो इनइक्वालिटीज थी वो कौन सी थी, अगर ग्रेटर देन है तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये वाला जो हमारे पास मौजूद है एरिया, वो हमारे पास हमारा फिजिबल रीजन बन जाएगा, इस लाइन से ऊपर वाला सारा एरिया। अब अगर इसके कॉर्नर, और ये फिजिबल रीजन कहलाता रहता है अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। अब इसमें कॉर्नर पॉइंट्स बेसिकली इनफाइनाइट हुआ करते हैं, लेकिन हमें जो नजर आएंगे हमने वो वाले कॉर्नर पॉइंट्स लेने हैं। इसमें हमारे पास पहला पॉइंट आ रहा है ये वाला पॉइंट ए। सेकंड पॉइंट है इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और थर्ड पॉइंट है इधर ये पॉइंट सी। अब इन पॉइंट्स को आप लोगों ने डिटरमिन कर लेना था। पॉइंट ए की अगर हम लोग बात करें तो बेटा ये पॉइंट है ऑन वाई एक्सिस, तो एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू जहां पर ये वाला पॉइंट है, ये आपने इसको एज इट इज लिखना है 130/3 आप लोगों ने इसको पुट करना है। अब अगर हम लोग पॉइंट बी की बात करें तो बेटा पॉइंट बी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड लाइन 2। तो इसके लिए आप लोगों ने यूज करना था कैलकुलेटर, जहां पर आप लोगों ने मॉड की प्रेस करने के बाद जब भी लीनियर इक्वेशंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना हो, मॉड की प्रेस करने के बाद आपने 5 की प्रेस करनी है, इक्वेशंस में जाना है। उसके बाद फर्स्ट नंबर, अब इसमें आप लोगों ने x का कोफिशिएंट देखें क्या है हमारे पास, तो आपने सबसे पहली वैल्यू 2 इज इक्वल टू, तो यहां पे ये देखें 2 पुट हो गया। फिर आप लोगों ने y की का कोफिशिएंट 3, तो यहां पर आप लोगों ने 3 और इज इक्वल टू। फिर कांस्टेंट वैल्यू देखें फर्स्ट इक्वेशन के साथ कांस्टेंट वैल्यू, तो यहां पर आपने 130 पुट कर दी। नेक्स्ट 3 5 एंड, तो यहां से आपको मिलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, x is 20 and the y is 30। तो यहां पर 20 एंड, ये बात आई होप कि सब बच्चों को क्लियर हो चुकी होगी। एंड द पॉइंट C इज वेरी सिंपल, यहां पर देखें x की वैल्यू 70 एंड, बात क्लियर। अब आपने अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन ले लेना था। आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या आ रहा है 2x प्लस 3y, और ये कौन सा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, तो बेटा सिंपली आप लोगों ने जाकर x की जगह पर फर्स्ट पॉइंट में से 0 और y की जगह पर 130/3, तो 3 से 3 कैंसल, तो वैल्यू 130। नेक्स्ट पॉइंट देखें 20 एंड 30, 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 40, 30 इंटू 3 इज इक्वल टू 90, 40 30 इज इक्वल टू 130, सेम अमाउंट सेम वैल्यू। अब जहां पे देखें 72 इज इक्वल टू, देखिए बेटा मैंने यहाँ पे चलना है मिनिमाइजेशन की तरफ। अब मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, डिसीजन मेकिंग मैंने चलना है मिनिमाइजेशन की तरफ। अगर ये होता ना प्रॉफिट फंक्शन, फिर तो कोई मसला ही नहीं था, मैं 140 को टिक कर देता और साथ में पॉइंट सी बता देता, 70 एंड 0 एक ही वैल्यू थी। लेकिन जब मैं गया कॉस्ट फंक्शन की तरफ, तो बेटा पॉइंट ए पर भी मेरी कॉस्ट 130 है, पॉइंट बी पर भी मेरी कॉस्ट 130 है। अब दोनों में से कौन सा बताऊं, तो दोनों ही ऑप्टिमल सोल्यूशन है। अब आप बात सुनिएगा, अब आपने उसके ऊपर छोड़ देना है कि भाई इट्स अप टू यू, कि तुम चाहो तो एक कॉम्बिनेशन के साथ चले जाओ कि प्रोडक्ट एक्स कुछ भी ना बनाओ और प्रोडक्ट वाई 130/3 बना दो,
क्लियर? या आप लोग पॉइंट बी की तरफ चले जाओ। लेकिन मुझे ये बताओ, क्या मैं किसी को ये मशवरा दे सकता हूं कि भाई तुम प्रोडक्ट वाई के 43.33 यूनिट बनाओ? वो कहेगा नहीं यार, ये हाउ इज इट पॉसिबल? आप या तो मुझे 43 का ऑर्डर करो या 44 का करो, मैं 43.33 यूनिट्स कैसे बनाऊं? क्या आपको ये बात समझ आई है? अच्छा, फिर मैंने उसे बताना है कि यार तुम 43 बनाओ या 44 बनाओ, भाई यहां पर आपकी राउंडिंग ऑफ वाले रूल्स नहीं चलने कि 43.33 है, 0.5 से कम है तो 43 बना लो। जैसे ही मैंने उसे कहा कि 43 बना लो, वो कहेगा यार मैं तो अगर 43 बनाऊं तो देखिए बेटा, ये मिनिमम लिमिट थी, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, फिजिबल रीजन इससे ऊपर जा रहा था, मुझसे रोका गया था कि भाई इससे नीचे नहीं जाना। और अगर मैं उसे कह देता हूं कि 43.33 आओ, तो ऐसा चलेगा जैसे दूसरे मुल्क की सरहद पे चला गया, शूट हो जाना है, 43.33 नहीं बना सकता। तो मैं उसको कितने यूनिट्स को ऑर्डर करूंगा? इससे ऊपर। मैंने खुद को फिजिबल रीजन के अंदर रखना है। ये बात समझ आई आप लोगों को? तो मैं उसे कितने यूनिट्स को ऑर्डर करूंगा? 44 का। और जैसे ही उसने 44 यूनिट्स बना लिए, ये देखें, 3 मल्टीप्लाइड बाय 44, 132, कॉस 132 हो जाएगी। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन पॉइंट ए नहीं है, पॉइंट बी 20 एंड 30 वो बना सकता है वो। ये बात क्लियर होगी सब बच्चों को? अच्छा, अब आपके ऑप्शंस में ऐसा आ जाए पॉइंट ए बिल्कुल सेम लिखा हुआ हो, 130/3 एंड पॉइंट बी हो 2030 और पॉइंट सी हो बोथ, तो फिर बोथ को टिक करना। लेकिन अगर बोथ का वर्ड ना हो और डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स लिखे हुए हो और दोनों के ऊपर कॉस्ट इक्वल आ रही है, दोनों को नहीं टिक करना, फिर आप लोगों ने बी को टिक करना। क्लियर है ये बात? किसी को इशू? ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया? अच्छा बात सुनिएगा, अगर यहीं पे ये जो एरिया आपको ये वाला नजर आ रहा है, लाइन 1 और लाइन 2 के दरमियान वाला एक छोटा सा एरिया, अगर ये मेरा फिजिबल रीजन होता तो फिर मैं उसको 43 का ऑर्डर करता, फिर मैं 44 ना कहता, क्योंकि फिर मुझे ऊपर जाने की इजाजत नहीं थी, नीचे को मूव कर सकता था मैं। क्लियर? तो जब डेसिमल पॉइंट्स के अंदर आपका फिजिबल सॉल्यूशन आ जाए, तो उसको होल नंबर्स में कन्वर्ट करना है आप लोगों ने, लेकिन अकॉर्डिंग टू फिजिबल रीजन। क्लियर? कि मेरा फिजिबल रीजन किस साइड पर है, आपने अपनी राउंडिंग ऑफ उसी साइड पे करनी है। यहां तक किसी को कोई इशू? आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो चुका है। और क्वेश्चन नंबर 1 का अगर आप लोग सोल्यूशन देखना चाहो, तो आपके क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन कुछ इस तरह से बनेगा। फिजिबल रीजन आपका यहाँ पर मिड पे आके बनेगा। ग्राफ को अच्छे तरीके से बनाएंगे तो आप लोगों को ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स मिलेंगे। ये चारों कॉर्नर पॉइंट्स और इनके ये सोल्यूशन, तो हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे 3 एंड 9 को एज ऑप्टिमल सोल्यूशन, जहां पर हमारे प्रॉफिट की वैल्यू 270 सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 3, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, मतलब मैंने इसको बहुत ज्यादा आगे सॉल्व करने नहीं चाह रहा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये क्वेश्चन आपके मतलब एग्जाम में आता है एमसीक्यूज के तौर पर, तो आपने कैसे सॉल्व करना है। ये देखें, मैंने फौरन जाकर एक ग्राफ बनाया, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मैंने यहां से देखा कि एक्स को 0 पुट किया तो वाई की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, एक्स को 0 पुट किया, वाई की वैल्यू 12। मैंने यहाँ पे ये देखें, ये 12 किया। फिर अगर वाई को 0 करूं तो एक्स की वैल्यू, मैंने यहाँ पे आकर इसको 4 कर दिया, और यहां से मेरे पास ये देखें ये ग्राफ बन गए। फिर सेकंड वाला, एक्स को 0 पुट किया तो वाई की वैल्यू, तो 12 से तो नीचे है ना, तो यहां पर मैंने 5 कर दिया। फिर नेक्स्ट देखें, वाई को 0 करूं तो एक्स की वैल्यू 4 के बाद आएगी 7.5। ये देखिए मैंने इसको टिक कर दिया। आई होप कि ये बात आपको समझ आ चुकी है। ये वो मेथड है कि आपने एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व करना है। अब जैसे ही यहां पर मैंने देखा दोनों के साथ लेस देन का साइन था, तो मैंने पॉइंट ऑफ ओरिजिन के साथ वाले एरिया को फिजिबल रीजन कंसीडर कर दिया। जहां तक काम आप कर चुके होंगे। तो फिर कॉर्नर पॉइंट्स की बात करें, पहला पॉइंट ये है, इस पॉइंट की वैल्यू आ रही है 0 एंड 5। ऑलराइट, एक पॉइंट आपके पास ये है, इस पॉइंट की वैल्यू आपके पास आ रही है 4 एंड 0।
और दूसरा पॉइंट है आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये आप लोग पूछोगे अपने कैलकुलेटर से। देखें 3 1 12, 3 1 12, सेकेंड इक्वेशन को देखा 2 3 15 एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 3 and 3। आपको तीसरा पॉइंट मिल गया 3 and। अब आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को देखा। अब यहां पर देखें 35 x को 0 किया, 25 into 5 इज इक्वल टू 1 to 5। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा 4 into 35 इज इक्वल टू 140। क्लियर, y की वैल्यू 0 है। और अगर यहां पर देखें 35 into 3 105 एंड 25 into 3 इज इक्वल टू 75 इज इक्वल टू 180। अब मैंने यहां पर क्या करना था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मैं इसको टिक। क्लास एंड हो चुकी है। एंड आई होप कि अब आप लोगों को फर्स्ट 4 क्वेश्चन कंप्लीट समझ आ चुके हैं। ये वो क्वेश्चन थे जिसमें आप लोगों को कॉन्स्ट्रेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन खुद बना के दिए गए थे और आप लोगों ने उनके सॉल्यूशंस को देखा। आज से जो हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट होनी है ना, वो अब स्टेटमेंट के क्वेश्चंस पर होनी है। मतलब आप लोगों को कोई ना कोई स्टेटमेंट गिवन होगी, पूरा सिनेरियो बता देंगे, और ये जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट होगी ये 6 7 8 9 10 लाइंस तक हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आप लोगों ने ना उस स्टेटमेंट को बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि वो बोल क्या रहा है, और जैसा वो कहता जाए उसको न्यूमेरिकल टर्म्स में हम लोगों ने अपने पास रिकॉर्ड करना है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप लोग देखें, कहते हैं अ फर्म मैन्युफैक्चर्स 2 प्रोडक्ट्स। अच्छा भाई, हम लोग जो लीनियर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ना, ये सिंपल लीनियर प्रोग्रामिंग है। मतलब इसके अंदर ना देखें, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होना जरूरी नहीं वो सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट्स बनाए, वो 3 4 5 6 प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं। लेकिन यहां पर आप लोगों ने सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट्स बनानी है। हाँ, डिपार्टमेंट्स 2 से ज्यादा हो सकते हैं, 3 4 5 डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट्स बनानी है वो सिर्फ 2 बनानी है आप लोगों ने। तो एक प्रोडक्ट एक्स हो जाएगी, दूसरी प्रोडक्ट वाई। कि मैंने प्रोडक्ट ए के कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाने हैं, तो हम कहेंगे एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स। प्रोडक्ट बी के कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाने हैं, हम कहेंगे वाई नंबर ऑफ यूनिट्स। ऑल राइट। अच्छा अब देखें, 2 प्रोडक्ट्स हैं एंड ईच प्रोडक्ट प्रोसीड्स फ्रॉम 2 डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट्स भी 2 हैं, और हर प्रोडक्ट 2 डिपार्टमेंट में से गुजरती है तब जाके उसकी कंप्लीशन होती है, अदरवाइज वो कंप्लीट नहीं हो सकती। कहते हैं प्रोडक्ट ए requires 2 hours per unit in department 1 and 4 hours per unit in department 2। ये प्रोडक्ट ए की उसने इंफॉर्मेशन आपको दे दी। फिर कहता है प्रोडक्ट बी requires 3 hours per unit in department 1 and 2 hours per unit in department 2।
अब उसकी रिक्वायरमेंट्स आपको बता दी, बिल्कुल वैसी स्टोरी है जैसे फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि लीनियर प्रोग्रामिंग में बेसिकली हम लोग क्या कुछ सीखने जा रहे हैं। फिर कहते हैं डिपार्टमेंट 1 एंड 2 हैव रिस्पेक्टिवली 60 एंड 80 आवर्स अवेलेबल। मतलब भाई डिपार्टमेंट ए एक हफ्ते के अंदर 60 आवर से ज्यादा काम नहीं कर सकता। अब मैक्सिमम जो उससे काम ले सकते हैं ना डिपार्टमेंट 1 से, वो 60 आवर्स है। उससे कम काम ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। और इसी तरह से अगर डिपार्टमेंट बी की बात करें तो उसके पास जो टोटल वर्किंग आवर्स हैं वो 80 वर्किंग आवर्स है। इससे ज्यादा काम नहीं हो सकता, इससे कम हो सकता है। अब यहां पर आप देखिए ये उनके काम करने की मैक्सिमम लिमिट है। आप लोग ये कह रहे हैं कि आप मैक्सिमम 60 आवर्स काम कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि 60 से ज्यादा नहीं जाना। तो यहां पर आपने डिटरमिन करना है इनइक्वलिटी कौन सी यूज होनी है। तो भाई अगर आप लोगों को मिनिमम रेंज बताई जाए तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन यूज होता है, और जब मैक्सिमम रेंज बताई जाए तो लेस देन इक्वल टू का साइन यूज होता है। ऑलराइट, सिर्फ लेस देन का नहीं, लेस देन एक भाई 60 आवर्स भी काउंट कर सकता है, लेकिन 60 से ज्यादा नहीं जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखें हम आपके पास, फिर प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। ये बनेगा आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्रॉफिट, कि प्रोडक्ट ए के ऊपर जो आपको प्रॉफिट है वो एक यूनिट के ऊपर 3 रुपए का है, जबकि सेकंड प्रोडक्ट के ऊपर आप लोगों को एक यूनिट के ऊपर 4 रुपए का प्रॉफिट है। अब आपने बनाने हैं इनसे कंस्ट्रेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आपसे कहते हैं रेकमेंड प्रोडक्ट मिक्स विल बी, मतलब कि भाई मुझे कोई ऐसी सॉल्यूशन बताओ, ऐसा कोई प्रोडक्ट मिक्स बताओ कि मैं प्रोडक्ट ए के कितने यूनिट बनाऊं और प्रोडक्ट बी के कितने यूनिट बनाऊं। पर्पस क्या होगा उसका, कि मैं अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकूं, बढ़ा सकूं। तो हम लोगों ने उसको सॉल्यूशन बताने। तो इस सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले तो आपके पास कॉन्स्ट्रेंट्स होने चाहिए। तो कॉन्स्ट्रेंट्स बनाने का जो हमारे पास मेथड होता है वो कुछ इस तरह से हमारे पास आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अब आप लोगों ने कॉन्स्टेंट्स किस तरह से बनानी है। सबसे पहली चीज बेटा आपने ये देखनी है कि लिमिटेशंस किसके ऊपर लगी हुई है। लिमिटेशंस किसके ऊपर लगी हुई है, क्या प्रोडक्ट्स के ऊपर हैं या डिपार्टमेंट्स के ऊपर है। तो अगर आप लोग यहां पर गौर करें ना, ये लिमिटेशंस हैं, लेकिन ये लिमिटेशंस किसके ऊपर हैं, डिपार्टमेंट्स के ऊपर है। ऐसा ही है ना। तो जिसके ऊपर लिमिटेशंस हो उसको जाकर आपने रिकॉर्ड करना है कुछ इस तरह से। डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट, पहले अच्छे तरीके से ये सुनने बाद में लिखिएगा। डिपार्टमेंट 1, इसको जिसके ऊपर लिमिटेशंस हो वो इस तरह से आपने रिकॉर्ड करने हैं। फिर इनकी क्या लिमिटेशंस है वो थोड़ा सा आगे करके यहां पे लिख रहे हैं। डिपार्टमेंट 1 के ऊपर 60 आवर, डिपार्टमेंट 2 के ऊपर, फिर यहीं पे इनइक्वालिटीज का डिसीजन लें कि 60 मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है। मैक्सिमम हो तो लेस देन इक्वल टू का साइन, और अगर मिनिमम वैल्यू हो तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन। तो डिपार्टमेंट 2 के ऊपर भी तो मैक्सिमम लिमिट उसने बताई थी, तो आपने इससे कम काम करना है, लेस देन इक्वल टू का साइन, ज्यादा नहीं कर सकते। ये बात क्लियर हो गई। फिर जो प्रोडक्ट्स आपने बनानी है उन प्रोडक्ट्स को आपने यहां पे रिकॉर्ड करना है कुछ इस तरह से। ए एंड बी, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। अब आपने उसकी स्टेटमेंट को देखना है। क्या कहता है, प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 2 आवर्स इन डिपार्टमेंट। तो आपने ये देखे यहां पर प्रोडक्ट ए डिपार्टमेंट 1 यहां पे 2 पुट कर दिया। क्लियर। अब उसकी जो स्टेटमेंट थी उसको हम लोग न्यूमेरिकल वे में लिखने लगे हैं, शॉर्ट टर्म, कि प्रोडक्ट ए को डिपार्टमेंट 1 में 2 आवर्स रिक्वायर्ड हैं। अब उसकी अगली स्टेटमेंट क्या थी, 4 आवर्स पर यूनिट इन डिपार्टमेंट, किसको, ए को। तो भाई आपने कॉलम नहीं छोड़ना, कॉलम सेम
लेकिन रो चेंज डिपार्टमेंट 2 के पास आना है। प्रोडक्ट ए डिपार्टमेंट 2 4 आवर्स, आपने 4 उसके सामने नहीं लिखना, डिपार्टमेंट 1 है वो डिपार्टमेंट 1 के साथ डीलिंग हो रही है। ये बात क्लियर? फिर कहता है प्रोडक्ट बी रिक्वायर्स 3 आवर्स इन डिपार्टमेंट एंड 2 आवर्स। तो आप लोगों ने प्रोडक्ट बी के पास अब जाना था और डिपार्टमेंट 1 के सामने 3 और प्रोडक्ट डिपार्टमेंट 2 के सामने। ये बात समझ आ गई? लेकिन अगर आपने क्वेश्चन को गौर से देखा हो तो उसने कहा है कि पर यूनिट, क्या मैं एक एक यूनिट बनाऊंगा? नहीं, पता नहीं मैं कितने यूनिट्स बनाऊं। तो प्रोडक्ट ए के नंबर ऑफ यूनिट्स को हम लोग डिनोट करते हैं और प्रोडक्ट बी के नंबर ऑफ यूनिट्स को तो सिंपली फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाइड बाय एक्स और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाइड बाय, और दोनों के दरमियान प्लस का साइन, और एंड पे कंडीशन के नंबर ऑफ यूनिट्स कैन नेवर बी अ नेगेटिव वैल्यू, एक्स एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बात सब बच्चों को समझ आ गई? अच्छा, ये टेबुलेशन थी आपकी हेल्प के लिए। उसके बाद अगर आप चाहते तो ये लें, आपके कॉन्स्टेंट्स बन गए। ऑलराइट, ये आपके पास कॉन्स्टेंट, जहां तक किसी को कोई इशू। अच्छा, अब लास्ट में आपने बनाना था ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन किससे रेलिवेंट था आप लोगों के पास? प्रॉफिट से रेलिवेंट। तो आपने इसको डिनोट कर देना था कैपिटल पी के साथ। P इज इक्वल टू, तो देखें आपको प्रोडक्ट ए के ऊपर कितना प्रॉफिट? 3 और साथ में इसके लिख देंगे अगर प्रोडक्ट ए है तो भाई 3 रुपीज तो एक यूनिट पर है। तो प्रोडक्ट ए के टोटल कितने यूनिट है मेरे पास? x, तो 3x आ जाएगा। क्लियर? प्लस कर देंगे इसके साथ। अब नेक्स्ट आपको कितना? 4, तो यहां पर लिख देंगे 4 1। आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कॉन्स्टेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये वैसे ही डाटा बन चुका है जैसे आप लोगों को फर्स्ट 4 क्वेश्चन में गिवन था। अब नेक्स्ट सॉल्यूशन बिल्कुल सेम जैसे आप लोग पहले करते थे। ऑलराइट, और इसके सॉल्यूशन की प्रेपरेशन ये आप लोगों की होम असाइनमेंट्स हैं कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को कंप्लीट घर में जाके सॉल्व करना है। अभी के लिए हमारा फोकस कॉन्स्टेंट्स और ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाने के ऊपर है, जहां तक किसी को कोई इशू। अब आप इसको लिख लें अपने पास। अब बेटा बिल्कुल इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आते जाएंगे और आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। जैसे कि अगर अभी हम लोग बात करें कि आप लोग मुझे क्वेश्चन नंबर 7 के लिए कॉन्स्टेंट बना कर दें, तो आप लोग बड़ी जल्दी से मुझे कॉन्स्टेंट बना कर दे देंगे। करो, कॉन्स्टेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया आप लोगों ने? अच्छा, क्या सेम बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं था हमारे पास? और अब अगर यहां पर देखें ना, अब हम लोगों ने बना, देखिए भाई पहले सीखने के लिए डिपार्टमेंट लिखो, प्रोडक्ट्स लिखो, ये सब कुछ सही है, लेकिन जैसे ही परफेक्शन आती जाए उनको एलिमिनेट करते जाओ। अब देखो, अगर मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता ना, तो भाई मुझे यहां से पता चल गया कि मैक्सिमम 21 आवर्स अवेलेबल इन डिपार्टमेंट है एंड 84 आवर्स अवेलेबल इन डिपार्टमेंट बी। तो मैंने जाके ये देखें ये लिख दिया था 2100 एंड, अच्छा ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो क्या मुझे अलाउ कर रहा है? लेस देन इक्वल टू की बात कर रहा है कि आपने इनसे कम रहना है, लेस देन इक्वल टू। अब आ जाएं इधर, डिलेक्स मॉडल क्या कहता है? 14 आवर्स इन डिपार्टमेंट ए एंड 40 आवर्स इन डिपार्टमेंट, इस तरह से आ जाना था इसमें, और फर्स्ट कॉलम के साथ लग जाता है और इसमें ऐड हो जाएगा प्रोडक्ट बी, और वो क्या उनसा है? स्टैंडर्ड मॉडल रिक्वायर्स 7 आवर्स इन डिपार्टमेंट ए एंड 30 आवर्स इन डिपार्टमेंट बी, इसके साथ वाई आ जाना था। और इसके फौरन बाद आपने कंडीशन लिखनी है एक्स एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू, या लिखने की आदत डाल दें कि कॉन्स्टेंट्स के बाद मैंने ये बात सबसे पहले लिखनी है। ये कंडीशन है, ये आपने हर हाल में बतानी है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कैन नेवर बी नेगेटिव।
नेक्स्ट देखें, अब आपके पास आ गए दोबारा से प्रॉफिट। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका प्रॉफिट का बनेगा क्या, 5000 प्लस, और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और बाकी सॉल्यूशन आपकी होम असाइनमेंट है। ऑलराइट, अच्छा आप बताएं कॉन्स्टेंट्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाने में कोई मसला है क्या? सबको सही से समझ आ रही है? चले अब आपके जरा जहानत की इम्तिहान ले। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करके दिखाओ मुझे, तो अच्छे तरीके से पढ़ना क्वेश्चन को। अब छोटे छोटे ट्विस्ट आते जाएंगे। कॉन्स्ट्रेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन मुझे बना के देना है सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 6, बेटा क्वेश्चन नंबर 6 बेसिकली आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 5 एंड 7 की तरह था, लेकिन अगर आप इनमें डिफ्रेंशिएट करना चाहें, ये देखें इस बात पर। क्वेश्चन नंबर 5 में जो आप लोगों को लिमिट्स दी गई थी ना, ये देखें 60 एंड 80 आवर्स अवेलेबल ईच वीक, पूरे हफ्ते का टोटल टाइम उसने बताया था कि डिपार्टमेंट ए इतना काम कर सकता है, डिपार्टमेंट बी इतना काम कर सकता है, और प्रोडक्ट मिक्स भी फिर हफ्ते की ही उसने आपको बता दी। इसी तरह अगर क्वेश्चन नंबर 7 में देखें तो आपके पास ये देखें 21 आवर्स अवेलेबल, 84 और 100 आवर्स अवेलेबल इन डिपार्टमेंट बी, इन टोटल टर्म्स में चल रहा था। लेकिन इधर क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप लोग देखें तो सबसे पहली चीज, अब आपको ऐसा लगा जैसे हमेशा स्टार्ट में ना आपको उठाकर कॉन्स्टेंट्स में एक्स वाई की वैल्यूज बताएगा, ऐसी कोई बात नहीं थी। क्वेश्चन को गौर से पढ़ते तो उसने स्टार्ट में ही आपसे कहा प्रोडक्शन इज कैरीड आउट इन टू डिपार्टमेंट ए एंड बी, द मशीन्स इन डिपार्टमेंट ए कैन वर्क अप टू 6 आवर्स पर डे। लिमिटेशंस हैं ये डिपार्टमेंट 1 की, इसने 6x या इस तरह से नहीं आना था, ये हमेशा उसकी राइट हैंड साइड पे चली जाती। लेकिन ये देखो कि ये 6 आवर्स पर डे के मुताबिक है, और डिपार्टमेंट बी के लिए उसने कहा अप टू से मुराद होता है मैक्सिमम इतना, लेकिन एक दिन का। लेकिन एंड पर जाकर अगर आप लोग देखें फिर उसने कहा कि ट्रांसफार्मर बनाने में डिपार्टमेंट ए में कितना टाइम है, और स्विच गेट के लिए कितना टाइम लगता है, और बाकी सारी इंफॉर्मेशन। एंड पर आपको प्रॉफिट मार्जिन बता रहा है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाएगा, ये इजी था। लेकिन क्वेश्चन में जो ट्विस्ट आ रहा है ना वो यहां पे आ रहा है कि हाउ मेनी ट्रांसफॉर्मर्स एंड स्विच गेट्स मे बी प्रोड्यूस टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। अगर ये बात होती ना सिर्फ यहां तक, तो फिर आप लोग लेस देन इक्वल टू 6 एंड लेस देन इक्वल टू 7.5 कर देते, क्वेश्चन ठीक था। लेकिन जहां तक नहीं था, उसने कहा मुझे पर डे प्रॉफिट ना बताओ, मुझे क्या प्रॉफिट बताना है, इन अ मंथ। अब अगर यहीं तक बात होती और आगे कोई भी बात ना होती, तो मैं मंथ में 30 डेज कंसीडर करता। तो बेटा 6 डेज अवेलेबिलिटी एक दिन की है। जब मैंने प्रॉफिट एक महीने का बताना है तो मैं 6 को मल्टीप्लाइड बाय 30 करता, 7.5 को मल्टीप्लाइड बाय 30 करता। लेकिन उसने कहा कि उस मंथ में जो हमारे वर्किंग डेज हैं वो 20 हैं, मतलब हमारी 10 छुट्टियां थी, उन दिनों में तो मशीन चली ही नहीं है। तो फिर एक महीने के अंदर उसके पास अवेलेबल वर्किंग टाइम, मशीन ए के पास, डिपार्टमेंट ए के पास 6 मल्टीप्लाइड बाय 20, आपने 120 यहां पे लिखना था, लेस देन इक्वल टू। और डिपार्टमेंट बी के लिए आप लोगों ने लिखना था 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 20, ये अवेलेबल टाइम था इन अ वीक। अब इसका ताल्लुक इस 20 का ताल्लुक कोई प्रोडक्ट बनने के ऊपर नहीं था। भाई चाहे एक हफ्ता काम करो, एक महीना काम करो, या एक दिन काम करो, आपके पास एक ट्रांसफार्मर डिपार्टमेंट ए के अंदर 4 घंटे ही लेगा। तो आपने यहां पे लिखना था 4x एंड 3y, तो यहां पे ये आएगा 3x, 3y नहीं कर देना, क्योंकि अभी तक बात हो रही है ट्रांसफार्मर की। हमने प्रोडक्ट को नहीं चेंज किया, हमने डिपार्टमेंट चेंज किया। तो प्रोडक्ट ट्रांसफार्मर के नंबर ऑफ यूनिट्स एक्स है,
चाहे वो डिपार्टमेंट ए के साथ जाएं या डिपार्टमेंट बी के साथ जाएं, इनके साथ हमेशा एक्स लगेगा। तो यहां पर भी 4x और नीचे 3x। फिर स्विच गियर्स की जब बात हुई तो स्विच गियर्स के नंबर ऑफ यूनिट्स को y कंसीडर करना है, तो यहां पर आप लिखेंगे 2y और नेक्स्ट, और इन दोनों को साथ में कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल टू, और प्रॉफिट मार्जिन था P इज इक्वल टू 5000x प्लस 6000। अच्छा, जरूरी नहीं है आपको हमेशा प्रॉफिट हो, लॉस भी हो सकता है। इन केस ऑफ लॉस तो आप लोग प्लस नहीं करोगे, फिर आप लोग नेगेटिव का साइन यूज करोगे। ऑलराइट, तो बेटा आपकी होम असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 शामिल है, और आप लोगों ने बस यही तीनों क्वेश्चंस करने हैं, और इसके अलावा मेरी बुक में से जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, अब आप लोग उस चैप्टर को कंप्लीट कवर कर सकते हो, उसके मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो, उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।